नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। राहुल गांधी आज अमेरिका में हैं और बात नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वहां की पब्लिक के बीच बोल रहे हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी की कमियां गिना रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भारत की कमजोरी बता रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर अटैक करते करते ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में हेट बढ़ गया है, हिंदुस्तान में मोहब्बत की कमी हो गई है और वो हिंदुस्तान में लव लाना चाहते हैं, प्यार बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी जिनकी पार्टी 24 के चुनाव में सिर्फ 99 सीट जीत पाई, नरेंद्र मोदी की पार्टी 240 सीट जीत पाई। अब राहुल का अपना कैलकुलेशन कहता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी की सीटें घट जाएंगी, राहुल गांधी की पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी। राहुल अमेरिका में कोई नया ख्याली पुलाव पका रहे हैं या सच में कोई प्लान बना रहे हैं? राहुल गांधी की एक एक शब्द की पॉलिटिकल मीनिंग इस रिपोर्ट में डिकोड करते हैं। नए नए से राहुल गांधी, बदले बदले से राहुल गांधी अब एक नया पॉलिटिकल थ्रिलर शूट कर रहे हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राहुल ने इस सियासी थ्रिलर की शूटिंग अमेरिका में की है। इसमें प्यार मोहब्बत की बातें हैं, खुद को हम्बल बताने की कोशिश है, खुद को नए जमाने का नेता बताने की स्क्रिप्टिंग है, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर दिखने की स्ट्रेटजी है। अमेरिका में खड़े होकर भारत के पॉलिटिकल सर्कल के लिए राहुल की यह नई बिगिनिंग है, जिसमें 2029 के लिए अभी से खेली जा रही इनिंग है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नाम पर कौन सा नया नैरेटिव बना रहे हैं? राहुल गांधी अब की बार मोदी पर क्या चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल ने इंडिया से बाहर जाकर विदेशी धरती पर 75 मिनट में मोदी के खिलाफ, देश के सिस्टम के खिलाफ क्या बताया, क्या फैलाया? 24 के चुनाव का नतीजा आए 98 दिन बीत चुके हैं। हिंदुस्तान में मोदी की सरकार चल रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि राहुल हार के आफ्टर शॉक से बाहर आकर अभी से 2029 वाले मोड में आ चुके हैं। जिस एक्सपेरिमेंट से राहुल को 24 में 99 सीटें आ गईं, अब वो उसी एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब राहुल अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोदी के सामने खुद को सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर क्या राहुल सही कर रहे हैं या इसमें भी गलती कर रहे हैं? 3 दिन के अमेरिका दौरे पर राहुल सिर्फ मोदी मोदी ही किए जा रहे हैं। मोदी पर एक आरोप के बाद दूसरा आरोप लगाते जा रहे हैं। आज हम राहुल के सारे आरोपों और सारे दावों का फैक्ट चेक करेंगे। राहुल गांधी का पहला दावा है कि 24 के नतीजों के बाद मोदी का मैजिक खत्म हो गया। द आइडिया ऑफ मोदी को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब। द आइडिया ऑफ मिस्टर मोदी, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल कहते हैं मोदी का मैजिक फिनिश हो गया। सच तो यह है कि इस वक्त भी भारत में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 59% है। पीएम की पोस्ट के लिए 49% लोगों की फर्स्ट चॉइस इस वक्त भी मोदी ही हैं। और अगर आज चुनाव हो गए तो भी एनडीए की सरकार ही बनने के संकेत हैं। मगर राहुल गैप कम कर रहे हैं। 8 पॉइंट्स की राइज लेकर अपनी पॉपुलैरिटी 22.5% के करीब पहुंचा चुके हैं। बावजूद इसके क्या वो सच में मोदी को टक्कर देने की स्थिति में हैं? राहुल कह रहे हैं मोदी इतिहास बन चुके हैं। सच ये है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार डबल डिजिट में सिमट गई, जो इंडी अलायंस इकट्ठा होकर
234 सीट ही ला पाई, उससे ज्यादा तो बीजेपी अकेले मोदी के चेहरे के दम पर ले आई, 240 तक पहुंच गई। लेकिन अब विदेशी धरती पर खड़े होकर राहुल देश की संस्थाओं को टारगेट करने लगे हैं। मोदी से चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। यह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, यह एक कंट्रोल्ड इलेक्शन था। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए राहुल ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। सब कुछ कैमरे पर कहा है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. So what has happened in India, and you'll see it, is that the coalition that brought Mr. Modi to power has collapsed. It's broken right down the middle, right? So you'll see in these elections that they will struggle. They will struggle. राहुल वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिस स्क्रिप्ट की बदौलत कांग्रेस 2019 में 52 सीट से 2024 में 99 सीट पर पहुंची। और अब कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी ही यही है। राहुल जो कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और कांग्रेस की टीम राहुल के ऐसे बयानों को घर घर मोबाइल लेकर जाएगी। इंडिया से लेकर अमेरिका तक हैशटैग विदेशी धरती यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा। वजह राहुल गांधी है। इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। राहुल का प्लान हिंदुस्तान में रहकर भी मोदी के खिलाफ हार्ड हिटिंग पॉलिटिक्स करने का है और विदेश में जाकर भी वही अटैकिंग स्क्रिप्ट पढ़ने का है। और ये कॉल अकेले राहुल गांधी की नहीं है, ये स्ट्रेटजी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने बनाई है। राहुल गांधी क्या हैं? कांग्रेस पहले इंडियन वोटर्स के सामने ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी, मगर अब कांग्रेस इसे चेंज करने की कोशिश कर रही है और अमेरिका में इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है। राहुल इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे वायरल करा रही है, एक एक करके आपको सब समझाते हैं। आपको याद होगा 24 के चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बार बार यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, चुनावी खर्चे का सारा हिसाब किताब हिलाकर रख दिया। तब कांग्रेस ने आधा सच बताया, आधा सच छिपाया, मगर अब राहुल ने एक बार फिर वही बात दोहराई है। 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. मतलब ट्रेजरर की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं? बैंक अकाउंट सील हो गए, बैंक अकाउंट बंद हो गए, फर्स्ट टाइम। देन आई लुक्ड एट हिम, आई सेड देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। यह बात सही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस वक्त कांग्रेस को नोटिस भेजा, मगर कांग्रेस ने उससे पहले यह माहौल बनाना शुरू कर दिया, यह नैरेटिव बिल्ड किया कि मोदी ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। 24 के चुनाव में अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है, मोदी ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है।
बाद में मोदी सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव खत्म होने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3,567 करोड़ रुपए की टैक्स मांग पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, मोदी की सरकार बन गई, लेकिन राहुल ये मुद्दा इस वक्त भी सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि जिस तरह उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हुआ, सिंपैथी वोट्स मिले, वही पैटर्न 24 के बाकी चुनावों में भी देखने को मिले। ये वोट गेन करने की सोची समझी रणनीति है जिसे राहुल आगे बढ़ाना चाहते हैं। He has said that our accounts were frozen. अरे भाई कॉन्टेक्स्ट तो बताओ, किसके अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, वो कॉन्टेक्स्ट तो देखो। ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पिट्रोडा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा। अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट। उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी। वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल की पूरी चुनावी रणनीति लाल रंग की संविधान वाली कॉपी के इर्द गिर्द घूमती रही। राहुल जहां जहां गए यही लाल रंग की कॉपी दिखाई, खुद भी दिखाई, इंडी अलायंस के पार्टनर्स के हाथों में भी पकड़ाई। संविधान खतरे में है, मोदी संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह का नैरेटिव बनाकर राहुल ने पॉलिटिकल बैटल में मोदी को नुकसान पहुंचाया। और यह सच है, मगर राहुल को यह आइडिया कहां से आया, यह उन्होंने पहली बार बताया है। One meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. That India, it understood that if the Constitution goes, the whole game is gone. And so that was the first sort of, I saw it, there was a shockwave, that when I would hold up the Constitution, it would go, like I could see the shockwave going. अमेरिका में बैठकर राहुल ने यह बात यूं ही नहीं कही, इसके पीछे उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्योंकि आने वाले चुनावों में भी राहुल लाल रंग की यही कॉपी लेकर मैदान में उतरेंगे। वो संविधान की कॉपी फिर से लहराएंगे, मोदी के उस दलित ओबीसी वोट बैंक को फिर से छीनने की कोशिश करेंगे, जिसे छीनने में उन्हें लोकसभा चुनाव में सफलता हाथ लगी है। राहुल ने इसके लिए पूरा होमवर्क कर लिया है, ऑन कैमरा कह दिया है। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. So the caste census is a simple exercise. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this? And frankly, we've got the data. You know, we've done our homework, we've got the data. Out of the top 200 businesses in India, right? There's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. राहुल आज ये काम कर रहे हैं, वो आज दलित और ओबीसी कर रहे हैं, गरीब कर रहे हैं। मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी तो खुद ही पब्लिक के बीच से आए हैं, मोदी खुद ओबीसी हैं, मोदी ने गरीबी भी देखी है। राहुल यहां पर उन्हें कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कितना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपको एक वीडियो से लग जाएगा। जब अमेरिका में सैकड़ों लोगों की भीड़ में से राहुल एक सिख को चुनते हैं और एक ऐसी बात कह देते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh.
The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. राहुल ने जिक्र तो सिखों का किया, लेकिन उनकी चालाकी देखिए। एक तरह से उन्होंने पूरे अल्पसंख्यकों को अपने पाले में जोड़ लिया। हालांकि राहुल ने सिखों पर जो उदाहरण दिया वो फैक्ट पर आधारित नहीं है। फैक्ट यह है कि सिखों पर जुल्म आज नहीं, 1984 में हो रहा था, जब 1984 के दंगों के वक्त सिख समुदाय के लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने बाल कटवाने पड़ रहे थे। राहुल उस वक्त बहुत छोटे थे, मगर पता तो उन्हें भी होगा कि सिखों पर जुल्म आज नहीं, 40 साल पहले हुआ था। मगर आज फॉल्स नैरेटिव बनाकर राहुल अल्पसंख्यक वाला अपना दूसरा वोट बैंक साध रहे हैं, इसलिए सिखों का नाम ले रहे हैं और इंडी वाले उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी सरासर झूठ परोस रहे हैं। कई ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। हमारे देश के सिख कम्युनिटी को लेकर झूठ बोला है उन्होंने। यहाँ किस गुरुद्वारे में सिख परिवार के किसी व्यक्ति को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? टर्बन के लिए परमिशन लेना पड़ता है? इस तरह का झूठ मैं समझता हूं कोई मानसिक रूप से मंद बुद्धि ही बोल सकता है, जिसको पता नहीं चले कि आप बोलेंगे वहां तो पता चलेगा। यहां अब बात करते हैं आरक्षण की। 24 में इंडी अलायंस का, खासकर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेताओं का पूरा फोकस ही इस बात पर था कि मोदी की सरकार आ गई तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल ने ये टेप इतना चलाया कि पब्लिक के दिमाग में आरक्षण खतरे में है वाली थ्योरी घर कर गई और इंडी अलायंस की सीटें बढ़ गई। वही इंडी अलायंस जिसे राहुल इंडिया अलायंस कहते हैं, मगर अमेरिका में थोड़े फंस से जाते हैं। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So Generally, the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. राहुल ने अमेरिका में अपना नया एक्सपेरिमेंट तो शुरू किया है, लेकिन राहुल ने बातों बातों में आरक्षण पर एक ऐसी बात कह दी जो उन्हें बैकफायर कर सकती है। कल तक हम आरक्षण की रक्षा करेंगे कहने वाले राहुल आरक्षण खत्म कर देंगे की बात करने लगे हैं। बीजेपी ने उनकी ये गलती पकड़ ली है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है और मेरी फितरत और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना चाहिए। अब राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते थे यहां पर। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। ये उनके शब्द हैं। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये
सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। मगर इन सब के बीच एक चीज जो साफ साफ दिख रही है वो यह है कि राहुल ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश जरूर की है। छोटी मोटी मिस्टेक्स को अगर एक किनारे कर दें तो राहुल गांधी खुद को नए जमाने का नेता साबित करना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जो काफी हम्बल है, मोदी से नफरत नहीं करता, यह बात कैमरे पर भी कहता है। I was in politics from 2004 to when the Yatra started. Nobody. If I used to meet them, they used to say, "Hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you." Nobody ever said, "I love you." Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and half the restaurant saying, "We love you." You'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. और ये सब कुछ कांग्रेस की नई स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। अब देखना यह है कि राहुल वाली ये नई स्क्रिप्ट कितनी चलती है, पब्लिक इसे पसंद करती है या रिजेक्ट करती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से वो बड़ी खबर आ ही गई जिसका इंतजार पिछले करीब 2 महीनों से हो रहा था। बहराइच में आज भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन 2 नहीं बल्कि एक ही भेड़िया पकड़ में आ पाया है। कम खतरनाक भेड़िया पकड़ा गया और जो ज्यादा खतरनाक है वो बचकर भाग निकला। लेकिन एक भेड़िए के पकड़े जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोग अब घरों के बाहर सोना शुरू कर दें, छोटे बच्चों को भी बाहर सुला दें, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है, जान अभी भी जा सकती है। अब ये भेड़िया बिल्कुल अकेला हो गया है, ये और हिंसक होकर अटैक कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एक भेड़िए को पकड़ने में सरकार बार बार क्यों चूक जाती है। बहराइच के चप्पे चप्पे से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन क्या अभी दहशत खत्म हुई है? क्या ये वही आदमखोर भेड़िया है या फिर उसका पकड़ा जाना अभी बाकी है? बहराइच में 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ में कैसे आया? आधी रात के बाद बहराइच में कैसे चला ऑपरेशन वुल्फ कैप्चर? यह भेड़िया कितना खतरनाक है कि करीब दर्जन भर ग्रामीण और वन विभाग वाले उस पर काबू पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, भेड़िया वन विभाग के जाल में लिपटा हुआ है, उसके बाद भी उसके आगे और पीछे के पैर बंधे हुए हैं। उसे लाठी डंडों से ग्रामीणों ने दबोचा हुआ है। इसी झड़प में उसके मुंह पर चोट भी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आ पा रहा। भेड़िए के ऊपर जो लाठियां रखी हुई हैं, उनके ऊपर पैर रखकर लोग खड़े हैं और फिर इसी तरह चारों पैर दबोचकर भेड़िए को टांगकर पिंजड़े तक ले जाया गया। लेकिन आखिरकार यह भेड़िया पकड़ में कैसे आया? इसे पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? और क्या यह वाकई वही भेड़िया है जो आदमखोर है या फिर उसका पकड़ा जाना अभी बाकी है? एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। वन विभाग को कल यह सूचना मिली थी कि नथवापुरवा गांव में भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे पर अटैक किया है। तुरंत वन विभाग की टीम गांव में पहुंची तो वहां भेड़िए के पैरों के निशान मिले।
इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए टीम हरबख्शपुर गांव के जंगलों में पहुंची और यहां जाकर यह सुनिश्चित हो गया कि भेड़िया इसी तरफ आया है। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। रात को ऑपरेशन करना संभव नहीं था, तो वन विभाग ने ड्रोन उड़ाकर यह देखने की कोशिश की कि भेड़िए की लोकेशन है क्या। ड्रोन उड़ाते ही कैमरे में भेड़िया कैप्चर हो गया। अब यह निश्चित था कि भेड़िया इसी लोकेशन पर है, लेकिन ड्रोन कैमरे को देखते ही भेड़िए भाग जा रहे थे। इसीलिए वन विभाग ने थोड़ी सतर्कता के साथ काम किया। तुरंत जहां भेड़िए की लोकेशन मिली, वहां आसपास जाल बिछाना शुरू किया। उसके भागने के संभावित रास्तों पर 400-500 मीटर का जाल बिछाया गया और फिर वन विभाग की टीम आसपास के इलाकों में ही छिप गई। सुबह जब उजाला हुआ तो भेड़िए ने भागने की कोशिश की, तो वो इस जाल में फंस गया और फिर गांव वालों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और इस तरह से बहराइच का ये 5वां भेड़िया पकड़ में आ गया। जी, कल शाम को हम लोग को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुरा गांव में इस भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को उठाया है। उसके बाद फिर हमारी टीम लग गई, उसके पगमार्क्स हम लोगों ने देखे, उसको ट्रेस किया। रात में हम लोगों ने ड्रोन से भी इसको ट्रेस कर लिया था, उसकी लोकेशन ले ली थी प्रॉपर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए आगे और ऑपरेशन नहीं कर पाए थे हम लोग, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया और उस एनिमल को, उस वुल्फ को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। मैम, हमने वो स्पॉट देखा जो हरबख्शपुर गांव है, वहां पर काफी डीप जंगल है। वहां पर जंगलों के बीच में इसको ट्रेस करना, रात को जिस तरीके से आपने ड्रोन कैमरे में इसे देखा, काम जो आपकी वन विभाग की टीम काम कैसे करती है, कैसे जाल बिछाया जाता है ताकि ये अपनी लोकेशन ना चेंज कर पाए, क्योंकि आपने बताया कि रात में आप लोगों ने तैयारी की, फिर सुबह पकड़ा गया, तो थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में अगर आप समझा सकें। ऑपरेशन इस तरीके से किया जाता है, पहले तो हम लोग थर्मल ड्रोन से इसको लोकेट कर लेते हैं, उसका जो जीपीएस है वो लोकेशन आ जाती है। लेकिन ये वाला जो केस था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हम लोगों ने पहले देखा इसने शिकार कहाँ पे किया और उस जगह पे इसके पगमार्क्स मिले, स्कैट्स मिले, फिर उसको हम लोगों ने उसको ट्रेस किया। उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से उसकी लोकेशन लेकर के एंड बाहर हम लोगों ने जाल बिछा दिया था। अर्ली मॉर्निंग में हमारी पूरी टीम गई और फिर उसको उन्होंने जाल में लिया और फिर केज में लिया और इस तरीके से उसको पकड़ा। वन विभाग इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रहा है और यह है भी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस भेड़िए को जिंदा पकड़ा गया है। पिंजरे के अंदर ही देखिए ये भेड़िया कितना खूंखार लग रहा है। लगातार पिंजरे की लोहे की सलाखों को अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए जब ये खुली बस्तियों में रात को अटैक करता होगा तो कितना खतरनाक होता होगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि शिकार यही करता था या इसका दूसरा साथी, लेकिन वन विभाग के लिए इस भेड़िए को जिंदा पकड़ना बड़ी सफलता तो है ही। एक्चुअली सही बात तो यह है कि इसको पकड़ने का जो ऑपरेशन है ये कल ही से शुरू हो गया था। हम लोग थर्मल ड्रोन से तमाम धूप के कारण या झाड़ी में छिपे होने के कारण उसके थोड़ा सा थर्मल ड्रोन से दिक्कत आ रही थी, तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना पगमार्क देखा जाए, इतने कब तक ऐसे हम लोग भटकते रहेंगे। तो निर्णय हुआ और हम लोग पगमार्क ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले ये हुआ कि पहले चक रोड पर देखते हैं। अच्छी बात ये रही है कि कल हल्की सी बारिश हो गई थी, इसकी वजह से उसके चलने का निशान बढ़िया बन भी गया। ये मतलब हमारी किस्मत थी कि हल्की बारिश होकर के रुक गई थी, मानो हमारे लिए बारिश हुई हो, हमारी टीम के लिए बारिश हुई हो। क्योंकि अगर बारिश न हुई होती तो मिट्टी कड़ी होती तो शायद उसका पगमार्क हम न पाते, लेकिन हल्की बारिश हुई, थोड़ी मिट्टी गीली हुई, उसके चलने का पगमार्क हमको मिल गया और रेगुलर मिला, कंटिन्यूस मिला, जिससे हमें उसकी लोकेशन मिली। लेकिन ये लोकेशन थोड़ा देर में मिली, रात हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसका ऑपरेशन, पकड़ने का ऑपरेशन नेक्स्ट डे क्यों ना किया जाए। तो हम लोग वहीं पूरी टीम के साथ सब कुछ वहाँ रुक गए, हम लोग स्टे कर गए। जैसे 5 बजा हम लोग वहाँ अपनी टीम, पूरी टीम वहाँ पर गई और सारे जो भी ज़रूरत चीज़ें पड़ती हैं सब वहाँ पहुँचाई गई और ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़े से प्रयास में पहले जितना पहले प्रयास किया जाता था, काफ़ी हम लोग मतलब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बड़ी मेहनत करते थे। अब की बात तो मतलब किस्मत थी हमारी कि 1 घंटे के प्रयास में हम पकड़ लिए।
हमने उस घटना स्थल पर जाकर भी देखा जहां ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। हालांकि वन विभाग को अभी भी ये लग रहा है कि इस भेड़िए का दूसरा साथी भी अभी उसी इलाके में है, इसलिए वहां पर ट्रैप कैमरा और जाल लगा हुआ है। स्पॉट पर मीडिया को जाने की मनाही थी, लेकिन ये पूरा इलाका एकदम गांव के पास का है, जहां आसपास गन्ने के खेत हैं और फिर बड़ा सा जंगल है, जहां भेड़ियों ने अपने लिए मांदे बनाई हुई हैं और इन्हीं मांदों में आकर वो छिपे रहते थे। रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें करीब 15 से 20 लोग थे वन विभाग के, जिनको ये पता चल गया था कि हरबख्शिंगपुरवा के पीछे की तरफ जो बबूल के पेड़ हैं वहां पर ये 5वां भेड़िया है। जिसके बाद पूरी तरफ से एक ट्रैप जो है वो लगाया गया, यानी कि भेड़िए की जो लोकेशन थी उसके चारों तरफ जो वन विभाग के लोग हैं उन्होंने इस तरीके से एक घेरा बनाया कि जैसे ही सुबह होगी और ये भेड़िया वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो जैसे ही वो निकलेगा वो जाल के अंदर फंस जाएगा। इस तरीके से तैयारी की गई। रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक लोकेशन को पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया गया था। वहां पर वन विभाग के लोगों को लगा दिया गया था, लेकिन उस इलाके को पूरी तरीके से साइलेंट कर लिया गया था, क्योंकि अगर भेड़िए को यह पता लग जाता कि वो वन विभाग के लोगों की तरफ से घिर चुका है तो वो वहां से फिर से फरार होने की कोशिश करता। इसी वजह से जब मूवमेंट को देख लिया गया उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से कवर किया गया और जैसे ही सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास उस भेड़िए ने निकलने की कोशिश की, रात में जो तैयारी की थी वन विभाग के लोगों ने वो जाल के अंदर फंस गया और 5वां आदमखोर भेड़िया जो है वन विभाग के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल आप देखिए वन विभाग की टीम जो है अभी भी इस स्पॉट पर मुआयना कर रही है, क्योंकि जानकारी यही है कि जो छठा लंगड़ा भेड़िया है वो भी इन्हीं जंगलों के अंदर छिपा हो सकता है। अब उसको किस तरीके से ट्रैक करना है, इसकी कोशिश जो है वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, आप देखिए यहां पर पूरा एक प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब इन्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद दोबारा से 5वें भेड़िए की तरह इस छठे आदमखोर लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने की कवायद शुरू की जाएगी। पर अहम सवाल तो यह है कि क्या यही आदमखोर है। हालांकि इसका कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बहराइच के वन विभाग की माने तो एक और भेड़िया था जो भागने में कामयाब रहा। कल रात को जब ऑपरेशन चल रहा था तो इस भेड़िए के साथ इसका साथी भेड़िया भी मौजूद था। ये जो पकड़ा गया है ये मादा भेड़िया है, इसका साथी भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। वन विभाग को लगता है कि उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि शुरू में जब बहराइच में हमले बढ़े तो तब पता चला था कि कुल 6 भेड़ियों का झुंड है। अब इन 6 में से 4 पहले ही पकड़ लिए गए थे और बाकी बचे 2 में से भी एक भेड़िया आज पकड़ लिया गया है, एक अभी भी बचा हुआ है। वन विभाग को लगता है कि अकेले रहने की वजह से भेड़िया जल्द पकड़ा जा सकता है। पहले झुंड में शिकार कर रहे थे, लेकिन बाद में भी वो 2 भेड़िए बचे तो एक ही साथ शिकार करते थे। अब ये भेड़िया अकेला बचा है तो वन विभाग मानकर चल रहा है कि वो जल्द पकड़ में आ जाएगा। आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि एक दहशत का माहौल जो है वो बहराइच के अंदर था। 10 लोगों की जानें गई हैं। अब एक और भेड़िया, ये तो मादा भेड़िया शायद पकड़ी गई है, एक और जो लंगड़ा भेड़िया है उसके बारे में आप लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप सिर्फ एक भेड़िया रह गया है या कुछ और भी भेड़िए हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं? देखिए, जो आप लंगड़ा भेड़िया कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों ने जो थर्मल ड्रोन्स पे देखा था हमें 6 दिखे थे। पहले हमने 4 पकड़े, उसके बाद 2 दिखने लगे, 2 में से 1 हमने पकड़ लिया, 1 और बाकी रहता है। तो अभी 1 भेड़िया है जो कि बाकी रहता है, उसको भी रेस्क्यू करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू कर लें। अभी कुछ दिनों से एक अच्छी बात यह है कि कोई ताजे हमले नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है कि संख्या कम हो रही है इस वजह से, या भेड़ियों की भी कुछ मनोदशा में बदलाव हुआ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भेड़ियों की संख्या कम हुई है, जागरूकता भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम लोग की जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही हैं और लोग भी सजग हुए हैं, इसका भी फर्क पड़ा है पब्लिक अवेयरनेस से। और लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को आप बाहर न सुलाएं, दरवाजों के अंदर सुलाएं, टीम बना करके चलें, जागते रहो के नारे लगाएं, रोशनी करें, लाठी डंडे लेकर के चलें, पटाखे जलाएं, और मुनादी भी कराई जा रही है गांव में कि इन सब चीज़ों के बारे में, आप लोगों को सुरक्षा के विषय में। तो इन सब चीज़ों का तो है ही, प्लस ऑफ कोर्स एनिमल का साइकोलॉजी का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर से स्ट्रेंथ होती है। पहले जब ज्यादा नंबर थे तो हमले ज्यादा हो रहे थे, नंबर्स जैसे जैसे कम होते गए वैसे वैसे हमलों की संख्या भी कम होती गई।
लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। एक और भेड़िया अभी भी इलाके में घूम रहा है। हो सकता है कि वो अपने साथी की तलाश में और भी हमले करे। इसीलिए वन विभाग कह रहा है कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी बच्चों को घरों के बाहर खुले में नहीं सुलाना है। रात को बारी बारी से पहरा देने के लिए जागना है। शोर करते रहना है। बीच बीच में पटाखे भी फोड़ने हैं। वन विभाग को गांव वालों को इसलिए सावधान करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस 5वें भेड़िए के पकड़े जाने से आसपास के गांव वाले थोड़ा उत्साहित हो गए हैं। उत्साह तो ठीक है, लेकिन निश्चिंत ना हो। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। फर्क है, तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। क्या आशंका लगता है कि यही हमला? हाँ, यही हमला करता था। हाँ, यही करता था। पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, लेंगड़ा पकड़ो। इस भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग का ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। ऑपरेशन जारी है। वन विभाग को पूरी उम्मीद है कि भेड़िया उन्हीं इलाकों में वापस जरूर आएगा जहां से उसका साथी पकड़ा गया, क्योंकि कल रात को दोनों भेड़िए एक साथ थे। एक और फरार जो चल रहा है उसके बारे में भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, आसपास ही होगा, उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? वो भी वहाँ था साथ में, लेकिन वो जाल देख करके जाल से काफ़ी दूर से वहाँ रुक गया और वहीं से वापस लौट गया। और ये जो मादा है ये भागती हुई आई और हमारे कब्जे में आ गई। हम उसको आदमी लगे हैं, हम अभी तुरंत यहाँ से जाएंगे, ये इसको मूव करा दे पहले गोरखपुर जू, इसके बाद हम अभी जाएंगे तुरंत हम और आज ही उसको फिर से सर्च करना शुरू करते हैं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने बड़ा चैलेंज ये भी है कि भेड़ियों की ये मांदे कई गांवों में हैं। हरबख्श सिंहपुरवा गांव में तो आज भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब सिकंदरपुर गांव में गए थे तो वहां भी जंगलों में भेड़ियों की कई मांदे दिखी थी।